तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का जो हम लोग का क्लास रहने वाला है वो है दर्पण से संबंधित, यानी जो दर्पण होते हैं वो क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे उनको हम समझ सकते हैं, क्या उनसे संबंधित कुछ टर्म्स होते हैं। आज के क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए ताकि इस लेक्चर को हम लोग देख सके, सुन सके। तो हम लोग आज पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। यदि हम लोग दर्पण की बात करें तो दर्पण में हम लोग बतलाते हैं कि दर्पण क्या होता है। कांच का एक भाग होता है। दर्पण क्या होता है? कांच का एक भाग होता है जिसके किसी एक सतह पर, किसी एक सतह पर, किसी एक सतह पर कलई या पॉलिश में कह लीजिए या पेंट, कोई भी नाम दे सकते हैं आप लोग, किया गया होता है। ठीक है, यानी हमको क्या करना है, कांच का एक भाग लेना है। ठीक, और उस कांच के किसी एक सतह को, चाहे सामने से या फिर पीछे से, किधर से एक तरफ से क्या कर दीजिए, पेंट कर दीजिए या कलई कर दीजिए। तो जो भाग आपको दिखाई देगा, चाहे जो भाग आपको प्राप्त होगा, उसी भाग को हम लोग क्या नाम देते हैं, दर्पण नाम देते हैं। ठीक है, यानी क्या परिभाषा लिखेंगे, तो परिभाषा में लिख सकते हैं कि दर्पण कांच का एक भाग होता है जिसके किसी एक सतह पर कलई या पॉलिश किया गया होता है। यदि बात करें दर्पण के प्रकार की, तो यह जो दर्पण होता है वो सामान्यतः दो प्रकार से होता है। दर्पण के प्रकार, दर्पण के प्रकार की हम लोग बात करें तो जब दर्पण के प्रकार की बात करते हैं तो इसमें कितने प्रकार बतलाते हैं? दो। पहला बतलाते हैं समतल दर्पण, समतल दर्पण, और दूसरा बतलाते हैं गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है। दर्पण तो दो प्रकार के हम लोग देख लिए। पहला क्या देखे, समतल, और दूसरा क्या देखे, गोलीय। ठीक है, तो अब यदि हम बात करें समतल दर्पण की, तो अभी हम आपको बतलाए हैं कि दर्पण आखिर होता क्या है कि जब किसी कांच के एक सतह को क्या कर देते हैं, कलई कर देते हैं। तो जब एक सतह से कलई कर देंगे तो दूसरे सतह से क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा। जब उस पर आपतित होगी तो उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, दर्पण। तो यदि हम समतल दर्पण की बात करेंगे तो इसमें बतलाएंगे कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, समतल होता है। जैसे यहां पर देखिए क्या बतलाया गया आपको कि एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह क्या होता है, समतल होता है। तो जब दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो जाता है तो उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, समतल दर्पण नाम देते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे ये हमारा, हमने क्या कर दिया, इधर से कलई कर दिया या पेंट कर दिया, नाम दे देते हैं इसका M और N। जब पीछे वाला साइड से हम लोगों ने कलई किया है तो जो ये सामने वाला भाग है ये कहलाएगा परावर्तक सतह। क्या कहलाएगा, परावर्तक सतह। और देख रहे हैं परावर्तक सतह एकदम क्या है, प्लेन है, एकदम समतल है। तो जब प्लेन हो जाएगा परावर्तक सतह तो उस दर्पण को हम लोग क्या नाम देते हैं, समतल दर्पण नाम देते हैं। ठीक, लेकिन जब यही परावर्तक सतह जो है, परावर्तक सतह यानी जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह क्या हो जाए, गोलीय हो जाए, गोलीय, तब उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, गोलीय दर्पण नाम देते हैं। यानी गोलीय दर्पण में क्या बताया गया कि गोलीय दर्पण क्या होता है, तो वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, गोलीय होता है, तो उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, गोलीय दर्पण नाम देते हैं। सही है यहां तक? क्या क्या हम लोग पढ़े, दर्पण और दर्पण के प्रकार। तो दर्पण में क्या बताया गया, दर्पण में यह बताया गया कि दर्पण कांच का वह भाग होता है जिसके किसी एक सतह पर कलई या पॉलिश किया गया होता है। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। यदि हम बात करें समतल दर्पण की
तो समतल दर्पण में क्या बताया गया कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, समतल होता है, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, समतल दर्पण नाम देते हैं। और गोलीय दर्पण में क्या बताया गया कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अभी इसको इसके बारे में भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ कोई फिगर वगैरह नहीं बनाया जा रहा है, पहले इसको लोग देख लेते हैं, फिर इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। देखते हैं समतल दर्पण। तो यदि हम समतल दर्पण की बात करें तो समतल दर्पण से रिलेटेड कुछ टर्म आपको याद रखना है। ठीक है, क्या क्या टर्म है यहाँ पे देखिए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होंगे। क्या क्या तथ्य है? तो नंबर 1 याद रखेंगे कि जो समतल दर्पण होता है उसकी वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। क्या बतलाया जा रहा है कि जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना होती है? वक्रता त्रिज्या कितना होता है? अनंत होता है। ठीक है, ये अनंत सिंबल है, अनंत। ये आपको जरूर याद रखना है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अनंत होती है। नंबर 2, जब दर्पण का वक्रता त्रिज्या अनंत होगा तो उसकी फोकस दूरी भी क्या होगी? अनंत ही होगी। तो एक और पॉइंट हम लोग जान सकते हैं यहाँ पे कि जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी, तो फोकस दूरी कितना होता है? ये भी होता है अनंत। ये दोनों पूछे जाते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में। ये दोनों क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या या समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो याद ये रखना है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और उसकी फोकस दूरी दोनों को दोनों क्या होते हैं? अनंत होते हैं। ठीक है, आते हैं अगले पॉइंट पे। तो अगला जो हमारा पॉइंट है नंबर 3, इसमें यह बतलाएंगे कि जो समतल दर्पण होता है, इस समतल दर्पण से, जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमारा समतल दर्पण है, ये हमारा क्या है? समतल दर्पण। नाम क्या दे रहे हैं? एम, और इसको क्या कर दे रहे हैं? एन। यदि समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखा है, ठीक, मान लेते हैं कितना सेंटीमीटर है? x सेंटीमीटर डिस्टेंस पर वस्तु रखा गया है, तो इसके अंदर जो इमेज बनेगा यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी कितना दूरी पर बनेगा? तो वो भी बनेगा सेम उतना ही दूरी पर जितना दूरी पर क्या था? वस्तु हमारा था। ठीक, यानी वस्तु x सेंटीमीटर पर है तो दर्पण के अंदर बना प्रतिबिंब कितना दूरी पर होगा? x सेंटीमीटर पर होगा। यदि वस्तु मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर पर है तो इमेज की दूरी भी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर होगी। यानी दोनों का डिस्टेंस क्या होता है? बराबर। यानी लिख सकते हैं दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी ये बराबर होता है दर्पण से, चलो ठीक है, यहां पर वस्तु कर लेते हैं, थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। हाँ, वस्तु कर लेते हैं यहाँ पे। दर्पण से वस्तु की दूरी बराबर होगा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। यानी दोनों डिस्टेंस क्या होगा? बराबर, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, यानी जितना दूरी पर वस्तु को रखेंगे इमेज भी उस दर्पण में उतना ही दूरी पर क्या होगा? बनेगा। नंबर 4 देख लेते हैं। नंबर 4 यहां पर देख लेते हैं। नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? तो नंबर 4 में याद ये रखेंगे कि जो दर्पण के अंदर इमेज बनता है यानी जो प्रतिबिंब होता है समतल दर्पण में, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जो होता है समतल दर्पण में वो कैसा होता है? तो आभासी। ठीक है, और आभासी जो इमेज होता है वो कैसा होता है? सीधा। तो ये याद रखेंगे जरूर कि जो प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण में किसी वस्तु का वो क्या बनता है? आभासी बनता है, रियल में नहीं बनता है। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। और जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं वो क्या होते हैं? सीधा। तो इस तरीके से हम बतला सकते हैं कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और सीधा होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं नंबर 5। नंबर 5 में क्या लिख सकते हैं? तो नंबर 5 हम लोग बतला सकते हैं कि यदि ये हमारा मान लें समतल दर्पण है, ये हमारा क्या है? समतल दर्पण है,
ठीक, mn इसको नाम दे रहे हैं mn। और इस दर्पण की ओर कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है, मान लो ये व्यक्ति है, ठीक है, भी वेग से गति करता हुआ आ रहा है। जैसे हमारे सामने क्या है, समतल दर्पण है और हम क्या कर रहे हैं, उसके सामने चल रहे हैं। यदि हम मान लें कि हमारा वेग कितना है, भी है, यानी हम भी वेग से क्या हो रहे हैं, दर्पण की ओर जा रहे हैं, तो इसके अंदर जो इमेज बनेगा, यानी जो इसके अंदर प्रतिबिंब बनेगा व्यक्ति का, उसका जो इमेज होगा, उस इमेज का जो वेग होगा ना, वो वेग कितना होगा, तो इस वस्तु के वेग का 2 गुना। कितना होगा, 2 गुना। यानी यदि हम भी माने हैं तो इसका वेग कितना हो जाएगा, 2v प्रतिबिंब का। ये वस्तु है, ये ध्यान ये रखना है कि ये इधर वस्तु है, इधर क्या है, वस्तु, और इधर क्या है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब। तो यदि वस्तु का वेग भी है तो प्रतिबिंब का वेग कितना होगा, 2v होगा। अंक में कहा जाए, यदि मान लो कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है समतल दर्पण के सामने 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा है, तो उस प्रतिबिंब का जो स्पीड होगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना मतलब कितना, 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये पढ़ लिए हम लोग, वेग वाला पढ़ लिए। अब एक चीज और पढ़ लेते हैं इसमें, नंबर 5, नंबर 6 पॉइंट। मान लीजिए हम चाहते हैं कि हमारा पूरा प्रतिबिंब यानी पूरा शरीर उस दर्पण में इमेज के रूप में क्या हो, दिखाई दे, समतल दर्पण में। तो जो दर्पण होगा उस दर्पण की लंबाई क्या होनी चाहिए, यानी यदि कोई व्यक्ति अपना संपूर्ण प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखना चाहता है तो उसका इमेज यानी उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो उसके लिए याद रखेंगे, यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो समतल दर्पण की लंबाई, समतल दर्पण की लंबाई बराबर होनी चाहिए वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई बाई 2। यानी जितना बड़ा वस्तु होगा कम से कम उसके आधे लंबाई का दर्पण होना चाहिए, तभी उस वस्तु का इमेज उस दर्पण में पूरा बन सकेगा। कंप्लीट है, यहां तक दिक्कत किसी को? अब देखिए यहां पर चीज एक और याद रखिएगा कि समतल दर्पण की लंबाई चाहे कुछ भी हो, समतल दर्पण की लंबाई कुछ भी हो, इमेज तो उसमें बनेगा ही बनेगा। लेकिन हमने आपसे क्या कहा है, हमने आपसे कहा कि हम अपना पूरा इमेज देखना चाहते हैं, यानी पूरी बॉडी देखना चाहते हैं उस दर्पण में। तो जब पूरी बॉडी की बात आएगी तो मिनिमम लंबाई जो होगा समतल दर्पण का वो इतना होना चाहिए, यानी बस लंबाई का आधा। यदि हम छोटा सा भी दर्पण लेना समतल दर्पण तो उसमें हमारा इमेज बनेगा, लेकिन वो हमको दिख नहीं पाएगा पूरी तरीके से। तो याद रखना है कि यदि हमको अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो समतल दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए, वस्तु की लंबाई की आधी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल में ये ले लेते हैं, यदि हमारे पास कोई वस्तु है, उस वस्तु की जो लंबाई है वो 2 मीटर है, वस्तु की लंबाई मान लेते हैं कितना है, 6 मीटर, और हमसे यह कहा गया है कि बताइए कि इस वस्तु का हम संपूर्ण प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखना चाहते हैं तो उस समतल दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए। ठीक है, क्या बतलाया जा रहा है कि यदि हमारे पास कोई वस्तु है, हमने क्या माना कि मेरे पास वस्तु है, जैसे मान लीजिए ये दिखाई दे रहा है ना सबको, अच्छे से पढ़िए नहीं तो इसी का यूज भी होगा, यहां से यूज हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। चलो देखो, यहां से देखे, मान लो ये वस्तु है, इसकी लंबाई मान लेते कितना है, 6 मीटर है, और हम चाहते हैं कि जो इसका पूरा प्रतिबिंब है वो दर्पण में बन जाए। तो अगर ये 6 मीटर है तो समतल दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए, कम से कम इसका आधा, यानी 3 सेंटीमीटर, चाहे 3 मीटर। अगर मीटर में लेंगे तो 3 मीटर, सेंटीमीटर में लेंगे तो सेंटीमीटर। सही है यहाँ तक? आइए नंबर 7, 7वां पॉइंट देखते हैं। 7वें पॉइंट में यदि हम बात करें कि यदि हमारे पास 2 समतल दर्पण है, ये हमारे 2 समतल दर्पण है, ठीक है, और दोनों समतल दर्पणों को एक कोण पर झुका दिए हैं। ये 2 समतल दर्पण है, हमने क्या किया, इन दोनों समतलों को थीटा कोण पर क्या कर दिया, झुका दिया, एम एम, और इसको क्या मान लेते हैं, बी। ठीक है, जो भी मान लो मान सकते हैं।
तो दो समतल दर्पण है, थीटा कोण पर क्या हुए हैं, झुके हुए हैं। अब आपसे कहा जाएगा बताइए इसमें प्रतिबिंब कितने बनेंगे, यानी प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या, तो यदि हम प्रतिबिंबों की संख्या की बात करेंगे तो वो होता है 360 डिग्री अपान थीटा -1। आप ऐसे कर लीजिए, इसको बड़े ब्रैकेट में कर लीजिए और -1 बाहर कर लीजिए, थोड़ा बेहतर रहेगा। ठीक, तो ये एक फार्मूला होता है जिसके द्वारा हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं कि यदि दो समतल दर्पण किसी कोण पर क्या हुए हो, झुके हुए हो, तो उसके अंदर कुल कितना इमेज बनेगा, कुल कितना प्रतिबिंब बनेगा, उस प्रतिबिंब को इस फार्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कुछ देर के लिए इसको मिटा रहे हैं क्योंकि अभी इसकी आवश्यकता तो है नहीं, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। बोलिए दर्पण क्यों। जैसे मान लीजिए यदि हम आपसे कह दें कि दो समतल दर्पण है, वो 60 डिग्री कोण पर क्या हुए हैं, झुके हुए हैं, 60 डिग्री कोण पर झुके हुए हैं, चाहे झुका हुआ है, झुका हुआ है। ठीक है, ये आप एक क्वेश्चन के रूप में मान लेते हैं कि दो समतल दर्पण है, कितना डिग्री पे झुका हुआ है, 60 डिग्री पे, तो उसके अंदर कुल प्रतिबिंब कितने बनेंगे, तो प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या फार्मूला क्या होता है, 360 अपान थीटा -1, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री अपान थीटा -1। अब ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 360, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, -1, 0 से 0 गया, 6 बार में ये गया, यानी कितना आ गया 6 - 1 = कितना 5। तो कुल कितना इमेज बनेगा 5, कुल कितना इमेज बनेगा 5 इमेज बनेगा। इसमें एक और केस होता है, केस ये होता है कि यदि यहाँ से जो दोनों समतल दर्पण है जहां पर मिले हैं वहां से हम लोग क्या कर दें, एक लाइन ड्रा कर दें, और यदि उस वस्तु को हम लोग क्या करें यहाँ पे रखें, ठीक है, तो उसके लिए एक अलग केस बनता है, वो आप अगले क्लास में पढ़ लीजिएगा, जब पढ़ाया जाएगा आपको तो वहां पे चेक कर लिया जाएगा। फिलहाल बस ये नॉर्मल इतना जानिए कि जब दो समतल दर्पण को हम थीटा कोण पर क्या करते थे, झुका देते हैं, तब तो उसके बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या करेंगे, इसी वाले फार्मूले से ज्ञात करेंगे। 360 अपान थीटा माइनस कितना होता है 1 होता है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल ग्रुप में आपको समझाया गया। ठीक, और कोई पॉइंट इसमें जो आपको जानना है, जो छूट रहा है, देख लेते हैं एक बार पूरा कि समतल दर्पण पर है कि समतल दर्पण में क्या बताया गया कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, समतल होता है, उसे क्या नाम देते हैं, समतल दर्पण नाम देते हैं। और फिर समतल दर्पण से संबंधित कुछ टर्म देखा गया। पहला टर्म कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अनंत, उसकी फोकस दूरी भी क्या होती है, अनंत। फिर क्या बताया गया, यदि दर्पण से वस्तु जितनी दूरी पर होगा, प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पर क्या होगी, बनेगी, यानी दर्पण से वस्तु की दूरी बराबर होता है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होता है। फिर बताया गया कि यदि कोई जो समतल दर्पण है, इस समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, आभासी होता है, और क्या होता है, सीधा होता है। ठीक है, फिर यह बताया गया कि यदि कोई वस्तु दर्पण की ओर भी वेग से आ रहा होगा तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर कितना वेग दिखाई देगा, 2 भी दिखाई देगा, यानी 2 गुना वेग दिखाई देगा। फिर इसके बाद से क्या पढ़े हम लोग कि जो समतल दर्पण होता है, यदि उस समतल दर्पण में कोई व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है, संपूर्ण प्रतिबिंब की बात करता है देखने के लिए, तो उस समतल दर्पण की लंबाई उस वस्तु की लंबाई की क्या होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। ठीक है, फिर क्या आ गया, जैसे आप एक एग्जांपल समझाया गया कि एक वस्तु की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु को उस दर्पण में संपूर्ण रूप से देखने के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम 3 मीटर का आपका होना चाहिए, कौन सा, दर्पण की लंबाई। फिर ये हम लोग देखें कि जो समतल दर्पण है, जो हमारा समतल दर्पण है, यदि दो समतल दर्पणों को हम थीटा कोण पर क्या कर दे, झुका दे, तो जब थीटा कोण पर झुकाएंगे तो उसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो उन प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है, 360 डिग्री सॉरी 360 डिग्री अपन थीटा -1 होता है। जैसे यहाँ पर एक आपको दिखलाया गया एग्जाम्पल ग्रुप में, यदि हम मान लें कि मेरे पास क्या है, दो समतल दर्पण है जो 60 डिग्री कोण पर क्या हुए हैं, झुके हुए हैं, तो प्रतिबिंबों की संख्या कितना आ जाएगा, 360 अपन थीटा -1, तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, यानी कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 5 बनेंगे। तो ये समतल दर्पण से संबंधित कुछ क्या थे, महत्वपूर्ण टर्म थे, जिसको आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है,
अब देखिए, अब हम लोगों को पढ़ना है गोलीय दर्पण। क्या पढ़ना है? गोलीय दर्पण। तो यहां हम बता दे रहे हैं, ये है हमारा गोलीय दर्पण। यहां से ध्यान से देखेंगे, ये हमारा क्या है? गोलीय दर्पण। तो यदि हम गोलीय दर्पण की बात करें, यानी स्फेरिकल मिरर की बात करें, इसमें हम लोग ये बतलाते हैं कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे क्या नाम देते हैं? गोलीय दर्पण नाम देते हैं। ठीक है, जैसे फिगर देखे, पहले इसको कैसे बनाएंगे। मान लीजिए हमारे पास कांच का एक खोखला गोला है। ठीक है, इस कांच के खोखले गोले को हमने यहां से क्या कर दिया? काट दिया। तो काटने के बाद से आप देखेंगे कि आपको दो भाग प्राप्त होंगे, एक ये बड़ा वाला और एक ये छोटा वाला। हमने क्या किया, ये बड़ा वाला भाग यहां बना लिया, कुछ इस तरीके से है। और इस भाग को भाई दर्पण बनाना है, तो हमने पढ़वे किया है, क्या पढ़ा है कि भाई कांच की किसी एक सतह को कलई करेंगे। क्योंकि अब इसका दर्पण बनाना है तो किसी एक सतह को क्या कर दे? कलई कर दे, पॉलिश कर दे। तो हमने क्या कर दिया? कलई कर दिया। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि जो ये अंदर वाला भाग है, ये भाग क्या है? परावर्तक सतह है। क्या है? परावर्तक सतह है। जब परावर्तक सतह ये हो गया, तो परावर्तक सतह क्या है? थोड़ा सा वक्र है, यानी टेढ़ा है, तो इसलिए, या फिर गोलीय कह सकते हैं, तो इसलिए इसे हम लोग क्या नाम देंगे? गोलीय दर्पण नाम देंगे। इसी वाले को क्या करिए, आप क्या करें ना, इस वाले फिगर को थोड़ा सा ऐसे बेंड कर ले, या फिर एक गोला मान लेते हैं, इसी को कंप्लीट कर लेते हैं, एक और गोला बना के कुछ इस तरीके से। ये हमारा एक गोला है, हो गया। इसको यहां से क्या कर दिए हैं? काट दिए हैं। जब यहां से काटे हैं तो काटने के बाद ये छोटा वाला भाग बना, तो अब इस बड़े वाले भाग को हम हटा लेते हैं और इस छोटे वाले भाग को हम लोग क्या कर लेते हैं? अंदर से कलई कर लेते हैं। तो फिर हम ये देख रहे हैं कि ये जो बाहर वाला हिस्सा है, ये वाला, ये है परावर्तक सतह। ये क्या है? परावर्तक सतह है। तो यहां भी देख रहे हैं कि परावर्तक सतह क्या है? गोलीय है। यहां भी देख रहे हैं कि परावर्तक सतह क्या है? गोलीय है। तो परिभाषा क्या बनाते हैं कि जब वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है उसे क्या नाम देते हैं? गोलीय दर्पण नाम देते हैं। अब जो ये गोलीय दर्पण होता है वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। गोलीय दर्पण के प्रकार, तो प्रकार में कितने होते हैं? तो दो होते हैं। एक होता है उत्तल, उत्तल दर्पण, और दूसरा होता है अवतल दर्पण। ठीक है, तो दो तरीके से आपको मिलेंगे, उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। यदि हम उत्तल दर्पण की बात करें तो इसमें यह बतलाएंगे कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, उभरा हुआ हो, तो जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होगा उसे हम लोग क्या नाम देंगे? उत्तल दर्पण नाम देंगे। क्या नाम देंगे? उत्तल दर्पण। जैसे ये फिगर देखिए, ये वाला जो फिगर बनाया गया है ना, तो ये हमारा उत्तल दर्पण का ही है फिगर, ये वाला। ठीक है, ये उत्तल दर्पण का ही फिगर है। अवतल दर्पण में क्या बतलाते हैं? तो अवतल दर्पण में बतलाते हैं कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? धंसा हुआ, अंदर की तरफ धंसा हुआ। तो जब धंसा हुआ होता है तो उसे क्या नाम देते हैं? अवतल दर्पण नाम देते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह जो दर्पण बनाया गया है कौन सा है? अवतल दर्पण का ही चित्र है, ये वाला अवतल दर्पण का ही चित्र है। तो इस तरीके से हम लोग ये देख रहे हैं कि जो हमारा गोलीय दर्पण है वो कितने तरीके से बन रहा है? दो तरीके से बन रहा है। एक बन रहा है कैसा? उत्तल, और एक ऐसा बन रहा है अवतल। उत्तल में क्या बताया गया कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? उभरा हुआ, उसे क्या नाम देते हैं? उत्तल दर्पण। और वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? धंसा हुआ, उसे क्या नाम देते हैं? अवतल दर्पण नाम देते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा गोलीय दर्पण के प्रकार। और इधर हम लोग पढ़ लिए समतल दर्पण। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्या क्या कवर किए हैं? तो दर्पण क्या होता है आप देख रहे होंगे, फिर दर्पण के प्रकार में समतल दर्पण, और दूसरा हमारा गोलीय दर्पण। फिर पढ़ेंगे समतल दर्पण किसे कहते हैं, और समतल दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स को देखे हैं। फिर देखे हैं कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं और गोलीय दर्पण के प्रकार क्या होते हैं। यहां तक कंप्लीट कर लिए। ठीक है, आप क्या करिएगा
कि यहाँ तक एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और जहाँ कहीं दिक्कत आई होगी तो एक बार कमेंट करके जरूर बतलाएंगे कि यहाँ पे दिक्कत आ रही है। वैसे दिक्कत आनी नहीं चाहिए, एकदम आराम से इत्मीनान से विडियो आपको क्या किया गया है, बताया गया है। और फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, और आज के लिए हम लोग का क्लास यहीं पर क्या होगा, बंद होगा, ठीक है। और याद ये रखिए आप सभी कि हमेशा हम लोग लगभग 7 बजे, 7 बजकर मतलब 1-2-4 मिनट आगे पीछे हो सकता है, मतलब 7 बजे मान लीजिए, हम लोग 7 बजे हमेशा क्या रहेंगे, लाइव रहेंगे। और आप अपने टाइम से सभी लोग क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे, ताकि जो भी चीजें आपको बतलाई जा रही हैं वो आपको तुरंत क्या हो सके, मिल सके, और आप अच्छे से क्या कर सके, समझ सके, लिख सके या फिर पढ़ सके, ठीक है। तो 7 बजे पर डे हमेशा रोज 7 बजे शाम को हम लोग क्या करेंगे, मिलेंगे, और अपना जो ये साइंस वाला क्लास 10th का लेकर चल रहे थे अपना फिजिक्स, उसको धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस रहने देते इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।